24 तारीख इमरान खान ने इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया है। आपने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है, अपने हक के लिए खड़े होना है। तो ये आसान रास्ता नहीं होना चाहिए। अगला नालायमुल तभी होगा जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे। He is the boss, he orders, we follow. खलल डालने वाले जरा अपनी शक्ल देखें शीशे में कि उन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया। अपने छोटे जाती अगराज व मकासद के लिए उन्होंने मुल्क को दाव पे लगा दिया। आप हैं पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार, आप लोग हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से जो धरने की कॉल दी गई है और उन्होंने कहा कि फैसला कुन धरना होगा, 24 नवंबर को होगा, उसमें क्या उसका आउटकम निकलेगा, क्या सूरत हाल होगी। और ये भी कहा गया कि बानी ने ये कहा है कि एक जुलूस अली अमीन गंडापुर भी लेकर निकलेंगे। तो फिर आने वाले दिनों में जो सियासी दर्जा हरारत है वो कितना बदल जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है। और दूसरा, क्या इन हालात में कोई पॉलिटिकल सलूशन बचा है या गवर्नमेंट ने तहरीक इंसाफ को एंगेज करने के लिए, डायलॉग करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए क्या कोई शुरुआत कर रखी है या हालात वहीं के वहीं हैं। तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही, बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे। वापसी नहीं है, उस वक्त जाता हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। एहतजाज सिर्फ एक है कि हमारे लीडर को NRO दो, हमारे लीडर को जेल से रिहा करो। सियासी महाज के ऊपर तहरीक इंतशार जो है वो अपनी रविश कायम रखे हुए हैं। सबसे पहले हम सलीम बुखारी साहब के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि मसला कहाँ है। और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 57 साल उन्हें हो गए ये काम करते हुए और कई दिहाइयाँ उन्होंने देखी हैं, 8 से 10 हुकूमतें टूटती और बनती देखी। तो उनसे पूछते हैं कि बेसिकली ख़राबी किधर है, हालात किधर ख़राब हैं और ये हालात नॉर्मलाइज होने का कोई इंडिकेटर उन तक कोई पहुंचा है या नहीं पहुंचा। ये दोबारा धरनों की बात और डेट भी, ये कोई फैसला कुन मरहले भी हैं सियासत में, या आपको लगता है कि अब स्टेटस को है, अब यही चलेगा और चलता रहेगा कुछ अरसा? आपका क्या रीडिंग है सर इस पे? द लेटेस्ट इज कि उन्होंने 24 नवंबर की कॉल दे दी है कि ये डू और डाई एहतजाज है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, वो अगर ये बात कुछ अरसा पहले कहते, जब वो उनकी हुकूमत गिराई गई थी, तब कहते थे बिल्कुल ऐसा ही होना था। डू एंड डाई के लिए लोग निकलते बाहर, लोग निकले हैं बाहर उनके लिए। वो लॉन्ग मार्च हो, चाहे जो वज़ीराबाद में जाके अनफॉर्चुनेट वाक़े पे ख़त्म हुआ, या उनके सारे वो जलसे जो वो करते थे, आपने देखा लोग कितनी तादाद में आते थे। ठीक। लेकिन आपने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी 9 मई की उस लीडरशिप को जिन्होंने वो सब कुछ बर्पा किया था डिसोन करके। एक बात याद रखें, वोटर कभी नहीं निकलता है एहतजाज के लिए, वर्कर निकलते हैं। दुरुस्त। वर्कर निकलते हैं, किसी हद तक जाते हैं, हर हद तक जाते हैं। वो गए, आपने कहा तो हमारे लोग ही नहीं हैं। आप उन माओ बहनों से पूछें जो पेशियां भुगतने के लिए अदालतों में जाती हैं और बैन कर करके बददुआएं और गालियां देती हैं PTI की लीडरशिप को। हकायक हैं ज़मीन में। जब आप वर्कर्स को, जो आपके लिए अपनी जान खतरे में डाल के एहतजाज के लिए निकलते हैं, डिसोन करेंगे, तो फिर क्या हुआ? अच्छा, आपने 2 दफ़ा एहतजाज की कॉल दी इस्लामाबाद में, ठीक, आपने 2 दफ़ा एहतजाज की कॉल दी लाहौर में, जलसा करेंगे आप, आए लोग। पंजाब जो किसी भी हुकूमत की माजी में हब होती है, 3-4 हुकूमतें बनाई पीपल्स पार्टी ने, भुट्टो साहब की हुकूमत समेत, चारों मरतबा पंजाब से अक्सरियत ली थी उन्होंने। ये बात ठीक है? दुरुस्त बात। नून लीग ने 3 दफ़ा हुकूमत बनाई, 4थी दफ़ा अब ये बनी हुई है। कहाँ से ली सीटें ज़्यादा? पंजाब से। लेकिन बीबी सभा के एक दौर में पंजाब से सिर्फ मेरा ख्याल 25 सीटें थी। तो कितना बड़ा हब था, लेकिन जिस तरीके से जिन्होंने डिसोन किया उसको, वो आज तक पीपल्स पार्टी वो ब्लीड कर रही है उससे। तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो सरजद हुई हैं, जिसका नतीजा हमारे सामने है। तहरीक इंसाफ की सियासत को लेकर सबसे अहम तरीन जो रोल प्ले किया और जो मरकज़ी इस वक्त आंखों का तारा बने हुए हैं, वो अली अमीन गंडापुर हैं। और उन्होंने कहा कि ये तरमीम पास करके दिखाएं, हम आपको देख लेंगे। उन दिनों क्या हालात थे और अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे थे? इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है। उन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शरायतें ला के
इसमें कामयाब होंगे, हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। अदलिया के साथ हम खड़े हैं, इंशाअल्लाह पहले हम इसको पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे। जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने ये भी कहा कि हम खुद जाके अपने कायद की बाजियाबी करवा लेंगे और जम्मे गफीर जाएगा और अपने कायद को बाजियाब करवा लेगा। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। मैं आपको लीड करूंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा, इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होगा। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? ये मुस्तकबिल जो है ग्लोबल के साथ यानी यूनिवर्स के साथ कितना अटैच्ड है और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो कितना इसके साथ लिंक्ड हैं। सईद काजी साहब बहुत बड़े तज्ज़ियाकार हैं, उनके पास चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि इन सारे मामलात का और ये जो सियासी डेडलॉक है इसका वो क्या हल देख रहे हैं। यहाँ एक पल लगता है तो सियासी मंजरनामा बदल जाता है। अभी भी आपको लग रहा है कि कोई सियासी मंजरनामा बदलेगा, कोई हालात बदलेंगे या यही चलेगा और इसी तरह ही यही कंटिन्यूटी रहेगी आपकी दानिश में? देखिए, हालात मुख्तलिफ परतों में होते हैं। हालात 2 किस्म के होते हैं। एक नीचे हालात हैं आवाम के, वो नहीं बदले बेपनाह सा हुआ। आखिरी दफ़ा वो बदले थे 68, 69 और 71 की गवर्नमेंट में, जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था और ह्यूमन राइट्स की बात हुई थी। या अगर आइन की आप शिकें पढ़ लें, आर्टिकल 3 पढ़ लें, 38D पढ़ लें, फ्राम दैट ऑन नीचे हालात वही हैं, ऊपर की दुनिया वही है महलाती साजिशों की। इक़्तिदार किसको, कभी आपने ये सोचा है कि तमाम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए लोग जाके इक़्तिदार मुक़्तदर लोग हाथ दिखा रहे होते हैं, किस्मत का हाल पूछ रहे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता हमारे साथ कल क्या होगा। आपको हैरत होगी कि सदर रेगन जब किसी बड़ी समिट के लिए जाता था तो कैलिफोर्निया में एक औरत थी जिसने कैनेडी की असैसिनेशन की प्रिडिक्शन की थी, तो उसको जाकर पूछता सी। तो ये क्यों है? वो इसलिए कि हमें ये नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होना है। तो ऊपर हालात बदलते हैं, आज किसी की किस्मत ऊपर है, किसी के नीचे है। अभी अमेरिका बहादुर फलां सदर बन जाएगा तो मुझे ज़मानत मिल जाएगी। बिल क्लिंटन अपनी किताब में लिखता है कि मेरे सदारती मुखालफत से निकलने से पहले नवाज शरीफ को रिहा करो, परवेज़ मुशर्रफ। उसकी माई लाइफ किताब में उसने ये लिखा है, जो उसकी बायोग्राफी। तो वो उसको जहाज़ आता है वहाँ से, सऊदी अरब से आता है 747, तो बैठ के जाते हैं। तो इसलिए ये ऊपर धंधा चलता रहेगा और नीचे भी चलता रहेगा। पंजाब असम्बली तोड़ने से कुछ दिन पहले तहरीक इंसाफ का एक डेलीगेशन अपने मानने वाले एक पीर के पास गया और इमरान खान भी उन पीर को जानते भी थे और मुलाकात भी कोई थी। तो वो बताते हैं हमें, मिनिस्टर इमरान खान की कैबिनेट के मिनिस्टर ने बताया ये वाक़या। उन्होंने कहा कि पीर साहब आंखें बंद करके बैठ गए, तो उन्होंने जो मंजरकशी की तो उन्होंने कहा कि ये असम्बली ना तोड़िएगा। तो लेकिन हमने ये बात जो पीर को पता है वो खान रीड नहीं कर पा रहे, परवेज़ अलाई रीड कर पा रहे हैं, मोनस रीड कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी फवाद चौधरी रीड नहीं कर पा रहे। शाह महमूद कुरैशी ने तड़वाई असम्बली, फवाद चौधरी ने हमारे इंटरव्यू में कहा। देखिए, 2-3 धंधे चल रहे हैं वतनी अजीज़, एक पीरों का, एक मोटिवेशनल स्पीकर्स का। ठीक है, शुक्र है कि ये धंधा भी था, वरना शायद उन्हें भी नौकरी ना मिलती। यानी ये इसलिए कि ये जब सोसाइटी मुनज़्ज़म ना हो, प्लान ना हो, एनार्की हो, इंतशार हो, मैशत में भी ये इंतशार की मैशत है। आप इंतशार को कंट्रोल नहीं कर सकते, इंतशार को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। तो पुर इंतशार समाज, पुर इंतशार मैशत, उसके ऊपर पुर इंतशार सियासत। नवाज शरीफ साहब की जब डील होने वाली थी तो सिस्टम ने पॉपअप किया था। तो सीनियर सियासतदान से भी हमने ये पूछा कि सिस्टम के अंदर से कोई पॉपअप आपको नज़र आया, कोई सिस्टम ने इंडिकेट किया हो, कोई इंडिकेशन आई हो? जैसे उन दिनों प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स का मामला था और फवाद चौधरी बता रहे थे कि ये प्लेटलेट्स जो रिपोर्टें जमा की जा रही हैं हाई कोर्ट के अंदर, ये रिपोर्ट्स जाली हैं, ये गलत हैं। क्या सिस्टम ने कोई ऐसा इंडिकेट किया है जिससे ये लगे कि मामला पॉलिटिकली सॉल्व हो जाएगा, या ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आया? नवाज शरीफ के जब प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स बनी तो आपने कहा कि ये बेहतर है कि लंदन वाले इस तरह की रिपोर्टें भेजें। फिर वो हाई कोर्ट में जब सबमिट की गई तो आपने कहा कि ये जाली रिपोर्टें हैं। तो
जितनी एक्यूरेसी से आपको सारी इन्फॉर्मेशन थी, उस सिस्टम के अंदर से कोई पॉपअप नहीं अब हो रहा कि आपको पता चले कि कोई पीटीआई को लेकर या आपके कायद को लेकर कोई डेवलपमेंट है, कोई स्टोरी में ट्विस्ट है? नहीं, नवाज शरीफ की जो प्लेटलेट्स का मामला था ना, वो तो ये था कि वाज़े नज़र आ रहा था कि इनकी डील हो रही है या हो चुकी है। आप जब इमरान नवाज शरीफ को बाहर भेज देते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उनसे एक रिलेशनशिप कायम कर लेती है और वो एसेट बन जाते हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट। इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पाकिस्तानी सिचुएशन में कोई मुदाखलत करते हैं या कर सकते हैं, या क्या सूरत हाल बनती है? और ख़ास तौर पर अगर ऐसा हो भी जाए तो यहाँ से गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्ड करती है? गवर्नमेंट की तैयारी इसको लेकर क्या है? और क्या ऐसा इम्कान हो भी जाता है कई दफ़ा, जैसे तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके लोगों की जानिब से ये कहा गया कि ट्रंप के जीतने के बाद शायद इस तरह का इम्कान बन जाए। तो इस पर जो तज्ज़ियाकार हैं, जो यहाँ की पॉलिटिकल हालात को समझने और इसकी रीडिंग रखने वाले लोग हैं, वो अपनी क्या राय रखते हैं? जब नवाज शरीफ जेल में थे और मुशर्रफ के कू के बाद भी जब कुलसूम बीबी ने बहुत अच्छी ब्रिजिंग करवाई और दोस्त ममालिक मिले, क्लिंटन मिले और सारा यहाँ से पुल आउट किया, तो इस सिनारियो में आपको लगता है कि कोई इंटरनेशनल मुदाखलत या कोई ऐसी चीज़ें? देखिए, जो इस वक्त प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आपका बहुत सही सवाल है। तो आपके सवाल बड़े चुभते हुए हैं, मुश्किल होती है जवाब देने में। सर आपका जिस तरफ इशारा है मैं आ जाता हूँ उस तरफ। ट्रंप की सक्सेस जो है इलेक्शन में, उसका जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, जिस तरह से ऑप्टिमिज्म उसके साथ लिंक किया जा रहा है, ये मैं तो कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल करें मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। इसलिए कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है ना, वो किसी एक इंडिविजुअल दोस्त को रिहा कराने के लिए इलेक्ट नहीं होता। ए सुपर पावर लाइक अमेरिका, उसके प्रेसिडेंट की कंपल्शंस, प्रेफरेंसेस और हैं। वो तो कह रहा है कि मैं जंगें बंद कराऊंगा, मैं शुरू भी नहीं करूंगा और जंगें बंद कराऊंगा। वो जंगें बंद कराएगा कि इमरान खान को जेल से छुड़ाएगा। और दूसरी बात, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की दोस्ती कभी इंडिविजुअल से नहीं होती। जिसको ये समझ नहीं आई है, मुझे ये समझ में नहीं आती वो सियासतदान क्या है। They don't make friends in individuals. They make friends in governments and in army. ये ट्रंप को कन्विंस नहीं कर पाए कि हमें नहीं, ट्रंप की बात नहीं है जी। ये देखिए, ये जो समझते हैं ना कि ट्रंप से इनका बड़ा ज़ाती तल्लुक था। देखिए, एक हकीकत है, ट्रंप ने एक रियासत से डील करना है। इमरान खान उन्होंने कोई फूफी दा मुन्ना। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ट्रंप की जीत का उनकी क़यादत की जो सौबतें हैं उसको कम करने के लिए एक बहुत बड़ा कार्ड है, ट्रंप कार्ड है। देखिए, आपका क्या तज्ज़िया? अमूमी तौर पर जो हुकूमतें या रियासतें होती हैं, उनकी पॉलिसीज़ नहीं बदलती, चाहे जो भी ऊपर आ जाए। ट्रंप एक अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट की तमाम कोशिशों के खिलाफ जीत के आए हैं। फार्चून 500 के जो 500 बड़े सरमाएदार हैं, उसमें से 499 के ख़िलाफ़ थे, और जो एक एलन मस्क था वो उसके साथ था। कोई पता नहीं, किसी वक्त वो फ़ोन उठा के कह भी दे। आमतौर पर वैसे ये होता नहीं है। मैं इसे कोई यकीनी बात नहीं समझता। एक इत्तफाकी तौर पर हो सकता है। आपकी जो श्रीलंका में क्या था, इकोनॉमिक इशू था ना, डिफ़ॉल्ट हो गया, तेल नहीं लग रहा, पानी। बांग्लादेश में क्या था, हमारी नौकरियां ले गए, कोई लीडरशिप नहीं थी, उड़ा के मारा उन्होंने, हिला के रख दिया। उधर उनके आके भागना, उसको 40 मिनट दिए कि भाग जाओ यहाँ से। कीनिया ने पार्लियामेंट जला दी, IMF ने जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई थी। इंडोनेशिया में कुछ दिन पहले यहाँ पे आप बेसिकली कह रहे हैं कि बुनियादी तहरीक अगर कोई फूटती है तो इकोनॉमी की बुनियाद पर होती है। डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत है, मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की बात बताता हूँ। एक बंदा है बर्नी सैंडर्स, वो लेफ्ट की पोजीशन ले रहा था और हिलरी क्लिंटन को उड़ा दिया उसने। उसको हरवाया गया नेवाडा में, प्राइमरी में उसको न्यूयॉर्क में हरवाया गया, क्योंकि वो नॉमिनेशन लेके आ रहा था। और वो नॉमिनेशन किसके मुकाबले में लेके आ रहा था? डोनाल्ड ट्रंप के पिछले इलेक्शन में। उसको वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने रोक दिया। वीक आदमी था। ट्रंप कहता है एक प्रोफेसर को, कहते हैं मैंने इससे सीखा, मैंने बर्नी सैंडर्स से सीखा कि क्या बिकता है। गरीब की बात, गरीब बड़ा तंग है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको आपने अपने ये इसको ज़रूर चलाना है। अमेरिका के मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर देता हूँ। 2020 से लेकर अब तक 30% किराए बढ़ गए, 20% महंगाई बढ़ी, घरों के किराए बढ़ गए।
78% वो लोग हैं जो पे चेक टू पे चेक रहते हैं। उनके दुख और दरिद्र जो है, ये दुख हैं, उन दुखों को उसने टैप किया, उनकी एंगर को टैप किया। मगर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। एक बंदे का नाम है एलन मस्क, जिसने $120 मिलियन इसकी कैंपेन में दिए। किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप जीता है तो एलन मस्क की कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो 13% उनकी कीमत बढ़ी है और वो $1 ट्रिलियन के हो गए और उसकी ज़ाती दौलत में $26 बिलियन का इजाफा हुआ। ये मैं आपको निज़ाम गल लोग गरीब नहीं कर रहे हैं, उधर माल बन रहा है। उधर 120 मिलियन की उसने इन्वेस्टमेंट की और 13% उसके यानी हिस्से के ऊपर चले गए और 26 बिलियन उसके किटी में पहुंच। एतमाद साजी की जो फ़िज़ा है उसे बरकरार रखने के लिए बुशरा बीबी की अगर रिहाई मुमकिन हुई है तो फिर इसका आउटकम क्या निकलेगा और बात फिर आगे कैसे बढ़ेगी, और पॉलिटिकली मामला जो डेडलॉक का शिकार है, क्या ये डेडलॉक बरकरार रहेगा? ये डेडलॉक कितना अरसा बरकरार रह सकता है और इसमें तहरीक इंसाफ जो है अपने कौन से पॉलिटिकल कार्ड्स आपको खेलती हुई दिखाई देगी? एक नून लीग की बहुत अहम शख्सियत जो क़यादत में से है, उसकी रिहाई तब पॉसिबल हुई जब एतमाद साजी की वजह से उनको रिहा किया गया। एक वक्त था, वो पूरा आप बेहतर बहुत समझते हैं, बहुत बाखबर साफ़ी हैं आप। ये आपके इतने खूबसूरत इशारे हैं कि जो सुन रहे और देख रहे होंगे उन्हें भी समझ आ जाएगा। अच्छा, अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या इसी तरह से इमरान खान ख़ानदान में से ख़ास तौर पर बुशरा बीबी की रिहाई, क्या वो भी कोई एतमाद साजी की वजह से इस तरह मुमकिन हुई या कोई और थेरी इसके पीछे कार फरमा है? दो चीज़ें इसके हवाले से कही जा रही हैं। एक तो बिल्कुल आप वाली बात है कि फीलर छूटती है एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा, ये एस्टैब्लिशमेंट, ये उस किस्म की एतमाद साजी का एक ज़रिया था ये, और दूसरा ज़रिया है अली अमीन गंडापुर जो लेके जुलूस आते हैं तो तलवार और संगो आहन लेके साथ, और फिर अचानक गायब हो जाते हैं, अचानक रूपोश हो जाते हैं, जल जाएगा। और फिर ताजमहल में आग लगाने आया हूँ। हाँ, तो आपके सामने है ना। ठीक है, इनसे फ़ायदा उठाए ना। जो लीडर, जो पॉलिटिकल विजडम का मालिक हो, वो अगर इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठा सकता तो मुझे बताइए फिर और कौन? अक्सर ये बातें होती हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब बैठे तो उन्होंने बताया कि अभी मुझे बताइए कि क्या मेयर्स हमारे आपस में होने चाहिए, वर्किंग रिलेशन कायम करने के लिए हमें ऑफ़र्स कुछ आई हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 4 हफ्ते रह गए हैं तो आप बरीयत की हमने दरख्वास्त दाखिल की है, तो कोई हम में से बड़ा बंदा बरी कर दें तो ये हमारे आपस में ट्रस्ट का एक लेवल, एतमाद साजी का लेवल बन जाएगा। तो अभी बुशरा बीबी की रिहाई को बहुत सारे लोगों ने इस तरह के वाक़यात से जोड़ने की कोशिश की। गलत। आपको लगता है ये बिल्कुल गलत है? ऐसा बिल्कुल कोई चीज़, जिस वक्त तक ये पावर स्ट्रक्चर इन प्लेस है और कोई बड़ी पॉलिटिकल अपहीवल नहीं होती तो पीटीआई इज डूम्ड, खान इज डूम्ड। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ये नहीं। तो इसमें फिर इसका मतलब है कि जो नजम सेठी साहब फरमा रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो फरमा रहे हैं कि बुशरा बीबी को इसलिए रिहा किया गया ताकि वो समझाएं खान साहब को कि भाई कोई और रास्ता भी लें, कुछ और सोचिए। वो ये इस तरह रीड करके बैठे हैं सिस्टम को। आपकी रीडिंग क्या है? देखिए, खान साहब के एक बहुत करीबी दोस्त हैं जिनका आखिरी टेस्ट इमरान खान का पहला टेस्ट था और उनका नाम है आफ्ताब गुल। बहुत आलिम आदमी है, मेरे बुजुर्ग। उन्होंने मुझे इसकी पावर में आते हुए एक बात कही थी। उन्होंने पंजाबी इन्हें किसी की भी गल पै जानी तो इन्हों किसी का कोई लौकबार नहीं, कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, जिस खान को मैं जानता हूँ। आप कह रहे हैं कि इमरान खान समझौता नहीं कर रहे? की करना जो और उधर नाल ये वो जेल है जो नवाज शरीफ ने काटी थी, जिसमें मेन्यू अंदर से बाहर आता था कि आज मैंने फिरनी खवाओ, आज मैंने यह खवाओ। मैं एक डॉक्टर साहब को जानता हूँ जो जेल में जाया करते थे, तो वो मुझे वो वहाँ पे मरीज़ों का ना मुफ्त इलाज करते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि इनके डॉक्टर आ रहे हैं वहाँ पे, वो बावर्ची भी आ रहे हैं, और भाई वो जेलें थी, वो तो पिकनिक थी जो इसने काटी। देखो, मैं आई एम नो फैन ऑफ इमरान खान, मैं आइडियोलॉजिकली उनसे 1000 गुना डिफर करता हूँ। इमरान खान इज़ नो सोल्यूशन टू दिस सोसाइटी। और मैं वो बात जो पहले आपसे कही थी, मैं आप दोबारा कह देता हूँ कि इमरान खान हैज़ चैलेंज द पॉलिटिकल स्टेटस को, जो मूवमेंट वो नहीं बना सका।
इकोनॉमिक स्टेटस को चैलेंज। ये कोई नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उन्होंने कोई डील कर ली है, या ये भी कोई नहीं कह रहा कि वो डील कर लेंगे। मुद्दा तो ये उठाया जा रहा है कि क्या आने वाले दिनों में पॉलिटिकल कोई सोल्यूशन इसका निकलेगा या नहीं निकलेगा, या ये मामला एक बंद गली में चला गया है जहाँ से फिर नेचर क्राफ्ट करेगी, को फितरत का क्राफ्ट ही आएगा और वही इस मामले को डिफ्यूज़ करेगा। ये समझा जाए कि वो मुक़य्यद रहेंगे, जेल में ही रहेंगे और बाकी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी, या आप कुछ और इसका समझ रहे हैं नतीजा निकलेगा? देखिए, उन्होंने अपने लिए जो रास्ता चुना है उससे बाहर आना अब महदूद हो गया है। एहतजाज से वो अडयाला जेल से नहीं निकलेंगे। मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, अपने तजर्बे की बुनियाद पर। उनके पास दो रास्ते थे, दोनों उन्होंने बंद किए हैं। एक रास्ता था कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो बना के रखते जिस तरह बना के वो इक़्तिदार में आए थे। वो कहते हैं ना कि जब आप मौसम कुशी करते हैं तो आने वाली नस्लें उससे सबक सीखती हैं। वो लोग जो आपको इक़्तिदार तक लेके आए, आपने उनको वो गालियाँ दी जो उनके दुश्मन ने कभी नहीं दी। किसी ने उनको मीर जाफ़र और मीर सादिक नहीं कहा, किसी ने उनको गद्दार नहीं कहा, किसी ने उनको जानवर नहीं कहा। न्यूट्रल की टर्म जो है, बहुत सारी बातें आपको आई होप यू विल रिकॉल जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो एक रास्ता तो ये था कि आप अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतना बिगाड़ ना करते कि आने वाला नया चीफ आपसे कहे कि सॉरी वी आर ए पोलिटिकल, हम आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप हुकूमत से बात करें, जब आपकी बात हो जाएगी हम उस पर अमल कर लेंगे। रास्ता बंद। दूसरा रास्ता था कि आप पार्लियामेंट में अपनी कुव्वत को एक्सप्लोर करें। आपके पास मैंडेट था, आपके पास अब भी मैंडेट है, उस तरफ आप गए ही नहीं। आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आप इक़्तिदार में आते? नहीं, कोई रोक नहीं सकता था आपको। पीपल्स पार्टी ने सिल्वर प्लेटर पर रख के आपसे कहा कि आइए हम आपके साथ मिलकर गवर्नमेंट। जी, उन्होंने बड़ी ऑफर्स भी की। ठीक है, दुरुस्त बात। ये रास्ता आपने बंद किया बिकॉज यू डोंट बिलीव इन टॉकिंग टू द पॉलिटिशियंस। आपका ख्याल है एक ऐसी मखलूक है जिसको बस सिर्फ कंडेम करना चाहिए या जेलों में भेजना चाहिए। ये वो दो रास्ते थे जिनके ज़रिए न सिर्फ उनकी रिहाई बल्कि उनकी और उनकी पार्टी की रिसरेक्शन पॉसिबल थी। पीपल्स पार्टी ने बहुत कोशिश की थी कि तहरीक इंसाफ के साथ मिलें और तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कोई हल निकालें और इस मसले का कोई हल निकले और तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिलकर गवर्नमेंट चलाएं, और यही इस मसले का सियासी हल करार दिया जा रहा था। लेकिन ऐसा ना हो सका। उन दिनों क्या हालात थे ये भी ज़रा देखिए। बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। फिर आप कोसेंगे खुद को कि मुझे उन्होंने कॉल भी किया था, बिलावल साहब ने मुझे कहा था तहरीक इंसाफ की और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इकट्ठी करवा दो, आज प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अल्लाह करे, और अल्लाह करे, वो बीबी का बेटा है, उसको मेरिट के ऊपर, अपने वक्त के ऊपर बिल्कुल उसका हक बनता है। लेकिन अगर वो बीबी साहिबा के और अपने नाना साहिबा के वो उस पर चलेगा तो इन्होंने एक बार फिर हम सबको हिफ्ज़े बेजा में रखा। जिस तरह से कि हमारे साथ जो सलूक हुआ, वो सलूक शिबली फराज या उमर अयूब या असद कैसर या बच्चर साहब या साहबजादा साहब के साथ नहीं है, ये पाकिस्तान के आईन के साथ ये हुआ है। हर बार महीने में 1-2 दफा आप इस तरह की कॉल देके आप क्या करना चाह रहे हैं? मुल्क में अनारकी पैदा करने की कोशिश करने जा रहे हैं कि जब अब मुल्क की कुछ इकॉनमी बेहतर होती हुई नजर आ रही है, मुल्क में नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी की कुछ थोड़ी बहुत गुंजाइश हो। इस मौके पे अगर पीटीआई की लीडरशिप ये कोशिश कर रही है कि वो मुल्क में दोबारा अनारकी फैलाए, तो मैं समझता हूँ कि बुरी तरह नाकाम हो। कहा यह जाता है कि अगर तहरीक इंसाफ के पास भी ख्वाजा आसिफ फ्लेवर के विजनरी लोग, मलिक अहमद ख़ान जैसे, शहबाज शरीफ जैसे, और जिन दिनों कुलसूम बीबी ने नवाज शरीफ साहब को रिहा करवाया, वो सारा मामला अगर होता तो शायद ये नौबत ना आती। इस पर दानिश्वर क्या राय रखते हैं, वो अपनी क्या विज़डम रखते हैं, ये भी ज़रा देखिए। अगर तहरीक इंसाफ में ख्वाजा आसिफ और मलिक अहमद ख़ान और शहबाज शरीफ या कुलसूम नवाज साहिबा जैसी विज़डम, अल्लाह उन्हें करी रहमत करे, इस तरह का होता तो ये नौबत ही ना आती, ये हालात यहाँ तक ना होते। बिल्कुल ठीक है, ये आप फरमा रहे हैं। आपकी एजम्पशन बिल्कुल ठीक है। आपके ने जो कुछ डिराइव किया है मेरी गुफ्तगू से, वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उन हॉस्टाइल सेक्टर्स के साथ इनिशिएट कर सके डायलॉग।
2 दफ़ा ये कोशिश की गई। एक दफ़ा ये इख्तियार दिया गया महमूद अचकज़ई साहब को, आपके सामने दुरुस्त बात। वो उन्हें कहा गया कि आप रुजू करें पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, वो हमारी अलाइज बने। वो अभी घर नहीं पहुंचे थे, उनको कहा कि नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ बात नहीं करनी आपने। तो और पॉलिटिकल फैक्टर कौन से हैं जनाब, वो भी नाकाम हुआ तजर्बा। दूसरी, इनके अपने पार्टी के लोगों ने, जिनमें असद कैसर हैं, जिनमें अपने वो दूसरे साहब जो थे असद कैसर हैं, वैसे उमर अयूब हैं, उमर अयूब जी, आपको मालूम है उनकी हिस्ट्री है बाकायदा उन लोगों के साथ। फैमिली, मिलिट्री फैमिली, इट हैज़ बीन अ मिलिट्री फैमिली। उन्होंने कोशिश की, उनको भी मैंडेट नहीं दिया गया, उनको इख्तियार नहीं दिया गया कि मेरे बिहाफ पे आप कोई फैसला करें, और ज़िद ये बनाई गई दे शुड टॉक टू मी। एक ऐसा माहौल भी रहा है, अंबानी वांटेड द आर्मी लीडरशिप टू टॉक टू हिम। क्या कार्ड्स बचे हैं अब भी तहरीक इंसाफ के पास, या आप समझते हैं कि पार्टीज ओवर वाला हिसाब है? नहीं, मैं समझता हूँ एक सिनारियो मौजूद है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए मज़ीद ताख़ीर ना की जाए। अगर नून लीग ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल कर लिया तो ये चॉइस भी गई। अभी ये चॉइस है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अदम इत्तेमाद लाएं? नहीं, ना भी लाएं? ना 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 पीपल्स पार्टी और देखें ना, पीपल्स हाँ, पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले दिन से इंक्लाइंड हैं टू टॉक टू इमरान खान। अपनी तकरीरों में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल खिला के कह चुके हैं कि हमने तो ताउन की पेशकश की थी, याद है ना? बिल्कुल कह चुका। अभी भी वो उनके साथ मिल जाए तो 1 सेकंड लगता है। बिलावल प्राइम मिनिस्टर बन जाए, 100+ वो हैं, 84+ वो हैं, और बाकी मौलाना फजल रहमान एंड कंपनी। तीसरे दिन हुकूमत घर बैठी होगी। आप मुझे बताएं, बिलावल प्राइम मिनिस्टर बन जाए। क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? ये एक सिनेरियो है जो सियासी है, बट ये चोर है, ये सब चोर है, ये सब चोर है, और मेरी चोरियां साबित हो रही हैं। तो अब कह रहे हैं कि जो आवाम की बानी पीटीआई से जुड़त है जिस बुनियाद पे, वो ये बुनियाद ही ख़त्म कर दे। देखिए, ये अनफॉर्चुनेट बात है। एक तीसरी सियासी कुव्वत की गुंजाइश और ज़रूरत मौजूद है, ताकि ये जो 2 पार्टियों की आपस में बारियां बनाने वाली जो एक रवायत चली आ रही है, टूटनी चाहिए। इसीलिए लोगों ने उस वक्त वेलकम किया था जब ये कहा गया था कि पीटीआई तीसरी कुव्वत के तौर पे आई है। तीसरी कुव्वत के लिए अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए दे विल हैव टू रिवर्ट टू द पॉलिटिकल प्रोसेस। क्या कोई गवर्नमेंट जो है वो मईशत का एजेंडा लेकर भी आई पाकिस्तान में, जिसने कहा हो कि हम रोटी कपड़ा और मकान देंगे, और उसे इम्प्लीमेंट भी किया हो? आपने कोई देखा हो कि मईशत का एजेंडा लेकर कोई पार्टी आई हो और उसने डिलीवर किया हो, और वो पहुंचा भी हो, सम्राट भी गए हो? देखो यार, 1917 के रेवोल्यूशन के बाद बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। तारीख ने इतना शार्प मोड़ कभी नहीं लिया जो 1917 नवंबर, जैसे अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं उनके कैलेंडर के मुताबिक, और दुनिया बहुत बड़ी बदली। उसके बाद दुनिया वो नहीं रही। उसके बाद छोटी छोटी हमें लड़ाइयाँ नज़र आती हैं, हमें 60s में नजर आती। मिसाल के तौर पर भुट्टो ने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, उड़ा के रख दिया था भुट्टो ने। भुट्टो का आज मंशूर निकाल के देखें, जिसको पढ़ना पसंद नहीं करती पीपल्स पार्टी, इंतहाई इनकलाबी मंशूर था। ये लाहौर में बैठ के 4 बंदों ने पीपल्स पार्टी बनाई थी, जमानतें जब्त करा दी, खंबे जीत गए थे। मशरक़ी पाकिस्तान को थोड़ी देर अलहदा रखते। इसके अलावा आप अगर 70-73 में देखें तो एलांदे जो था चिली में, और उसने क्या किया, जिस पर पिनोशे का मार्शल लॉ डाला गया। भुट्टो चूँकि बिट्रे कर गया था लोगों को, देखें वो कहते हैं सांप को छेड़ो मत, छेड़ो तो छोड़ो मत। और फ्रांस के इनकलाब की जो असम्बली थी, उसकी स्पीकर औरत थी, उसने कहा था कि अधूरा इनकलाब करते हैं अपनी कब्रें खुद खोद लेते। भुट्टो ने अधूरा इनकलाब किया तो हुआ, चीज़ें हुई, लेकिन मेरे ख्याल में मसला ये नहीं है कि इनकलाबात नाकाम हो गए थे। मसला ये है कि एक सच्चा और दुरुस्त इनकलाब तारीख में जितनी ताख़ीर से आ रहा है, इतना गंद और पड़ रहा है। यहाँ तो फिर लोगों के जो मसाइल हैं, लोगों की सेहत के मसाइल हैं, रोज़गार के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, वो इसी तरह हल तलब ही रहेंगे, और वो इसी तरह ही फिर अशराफिया को देखते रहेंगे। अशराफिया को तो देखें लोग इतना देख नहीं रहे। लेकिन ये है कि मैं पॉलिटिकल मूवमेंट्स को रूल आउट नहीं करता। हम एक ऐसे अहद में हैं जिस अहद में छोटी पार्टियां बड़ी और बड़ी छोटी हो रही हैं। किधर है मुस्लिम लीग में? उसके दफ्तर ही रह गए हैं ना। पीटीआई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कितने दिनों में गई? सिर्फ 1.5 साल में। पीटीआई तो मर रही थी ना 3.5 साल के इक़्तिदार के बाद, यूं ऊपर गई।
अब इस ये सायरज़ा की मैं बात करता हूँ, यूनान में आपने देखा रातों रात बनी, रातों रात टूट गई। जो सबसे बड़ी पार्टी थी पादरियों की, वो गायब होगी। हम एक ऐसे ऐद में हैं इस वक्त समाज में लोग टकरे मार रहे हैं। कभी वो कहते हैं ओए डोनाल्ड ट्रंप तू ही मेरे लिए कुछ कर दे, तो यूँ ऊपर चली जाती है उसकी पॉपुलैरिटी, उधर से धक्के खाते हैं इधर आ जाते हैं। पीपल आर लुकिंग फॉर देयर ओन, जिसे कहते हैं ना कि ये दौर अपने बराहीम की तलाश में। लोग एक इनकलाब ढूंढ रहे हैं और अपनी लीडरशिप ढूंढ रहे हैं, वरना बाकी तमाम फैक्टर तैयार हैं। तहरीक इंसाफ का जो 2011 वाला जलसा है, उस जलसे को लेकर क्या अजम्पशंस थी उस वक़्त के जो तज्ज़ियाकार थे उनकी, और वो क्या सोचा करते थे और उनका क्या ख्याल था? और उनका ख्याल था कि तहरीक इंसाफ को शायद इलेक्टेबल्स की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और फिर 2018 का इलेक्शन आता है, तो 2018 के इलेक्शंस में जहाज़ भर कर तहरीक इंसाफ में लोगों को शामिल किया जाता है। उन दिनों के हालात बेसिकली क्या थे? तज्ज़ियाकार क्या सोच रहे थे? दानिश्वर अपनी क्या राय रखते थे? ये दोबारा धरनों की बात और डेट भी, ये कोई फैसला कुन मरहले भी हैं सियासत में, या आपको लगता है कि अब स्टेटस को है, अब यही चलेगा और चलता रहेगा कुछ अरसा? आपका क्या रीडिंग है सर इसमें? देखिए, आपका बहुत अहम सवाल है, कोशिश करता हूँ इसको सम अप करने की। पीटीआई की जो प्रैक्टिकल आमद है पाकिस्तान की सियासत में, उसके बाद से एक नया कल्चर साथ लेके आई है, जिसका आगाज़ हम देखते हैं कि बहुत पीछे ना जाएं 2014 के धरने से। दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। पीटीआई की सियासत का रंग क्या होगा, क्या तरीका कार इख्तियार वो करेगी, वो रिफ्लेक्शन है उसका 2014 का धरना। ठीक है, 2014 के धरने में एहतजाज हमने पहले भी बहुत देखा, हम बिल्कुल ठीक कहा। मैं 57 बरस हो गए मुझे इस प्रोफेशन में, अब आई एम ओल्ड मैन ऑफ 78 ईयर्स। तो मैंने 4, 5, 6 नहीं बल्कि 7, 8, 9 हुकूमतें बनती, गिरती और टूटती और दोबारा बनती देखी। मेरी आंखों के सामने है वो सारा नक्शा। तो ये कल्चर जब आया तो हम भी थोड़ा अलार्म्ड भी हुए और थोड़ा सा हैरान भी हुए कि ये क्या नई रविश जो है आ रही है। मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता, जो कुछ हुआ उस धरने के बीच वो सब कुछ सब लोगों के सामने है। किस तरीके से एक शख्स ने पूरी कौम को अपने पीछे लगाया, कोई इसमें दो राय नहीं है। बल्कि अगर आपको मैं इससे पीछे ले जाऊं, जो 30 अक्टूबर 2011 का जलसा था, तो मैंने अपने लाइव प्रोग्राम में कहा कि मुझे यूँ लगता है जैसे पाकिस्तान में इनकलाब की बुनियाद रख दी गई है। मैं आज भी ओन करता हूँ अपने स्टेटमेंट को, ऐसा लगा था तब। लेकिन उस वक्त मुझे ये यकीन था कि ये शख्स जिसने अपनी कौम को अपने पीछे लगाया है, ये वो रवायती सियासत नहीं करेगा जो पाकिस्तान का तुरा इम्तियाज़ रही है। क्या कि माइग्रेटरी बर्ड्स लो, सियासी जमात बनाओ, पैसा खर्च करो, जीतो और हुकूमत में आ जाओ। मेरा ख्याल ये था कि ये अपने इन्हीं वर्कर्स के साथ वो सब कुछ करेगा जो एक इनकलाबी पार्टी को करना चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्वाब जो है वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहा। इलेक्टेबल्स आपका उस वक्त ख्याल था कि इलेक्टेबल्स नहीं होंगे, वो खंबे वाला साहब जैसे भुट्टो साहब लेके चला, भुट्टो साहब के दौर में आज खड़े हैं, तो नोबडी कैन बीट हिम। ये मेरी कन्विक्शन के साथ मेरी राय थी उस वक्त, जिसका मैंने इजहार किया। लेकिन फिर हमने देखा कि वो एक ऐसा वक्त भी आया कि पटा किसके गले में डालना है पीटीआई का, साहब को ये भी नहीं पता होता था, तो गलती से किसी और के गले में लग जाता था। जब जहाज़ भर भर के लोग लाए गए, अगर आपको याद हो साउथ पंजाब से, मेरा हवाला जहांगीर तरीन की तरफ से है, ये वो हकायक हैं जो हमारे सामने हैं। उन्हें रिकॉल करके ही आप गेज कर सकते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं। उसके बाद 2018 का इंतखाब जो है, आज जिस मैंडेट के चोरी होने का रोना रोया जाता है, अगर आपने 2018 में उसी को एक्सेप्ट करके ईवान इक़्तिदार तक अपना रास्ता ना बनाया होता, तो आज ये सूरत हाल आपको दरपेश नहीं होती। मैंडेट तब भी चोरी हुआ था, सबको पता है। कोई बल्कि जिन्होंने किया था उन्होंने कन्फेशंस कर लिए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से कोई भाम इसके बारे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिहाजा आपके साथ भी वही हुआ। मुकाफ़ात अमल की मैं बात करता हूँ, बड़े चिढ़ते हैं मेरे दोस्त जो हैं पीटीआई में। ये है मुकाफ़ात अमल। आपने कहा था किसी को नहीं छोड़ूंगा, जेलों में डालूंगा, अपोजिशन पूरी को जेलों में जाना चाहिए। आपने DGFIA को बुला कर, मुझे नहीं पता क्या केस बनाना है, गद्दारी के केस डालो, इन्हें जेलों में होना चाहिए, तो आप भी जेलों में आज। मुकाफ़ात अमल है। केस वो भी जाली थे, केस ये भी जाली है। अगर ये मान लिया जाए कि तहरीक इंसाफ के पास वो टीम मौजूद नहीं थी जिसने नून लीग की क़यादत को जो आपकी जेल थी उससे रिहाई दिलवाई, या कोई डील ब्रेक करने में अहम रोल प्ले किया, तो फिर बड़ा अहम सवाल जन्म लेता है। वो सवाल ये है कि बानी पीटीआई और नवाज शरीफ साहब में
उनकी तर्ज सियासत में फिर क्या फ़र्क रह जाएगा? अगर आप समझते हैं कि टीम वो होती तो ऐसा हो जाता, तो फिर सियासत और अंदाज़े सियासत में फ़र्क किधर है? जो लोग हैं वो जब डिफ्रेंशिएट करते हैं क़यादतों को, तो फिर वो हमसे पूछते हैं कि अगर आपने नवाज शरीफ मॉडल पे ही जेल से बाहर आना है, तो फिर लोग पूछते हैं कि बानी पीटीआई में और नवाज शरीफ में क्या फ़र्क रह जाएगा? इसका फिर क्या जवाब है? बहुत अहम सवाल है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। एक तो ये कि मैंने कहीं ये नहीं कहा कि वो अपने आप को जेल से बाहर लाने के लिए बिल्कुल लेट जाए, फ्लैट हो जाए, मैंने नहीं कहा। ये दुरुस्त बात नहीं होना चाहिए। आपने कभी भी नहीं कहा। मैं कभी कह ही नहीं सकते, ये रिकॉर्ड पे, ठीक बात। दूसरी बात ये है कि आपको एज ए लीडर ऑफ विजडम, आपके पास विजडम होनी चाहिए, हाउ टू इनिशिएट ए डायलॉग, हाउ टू टेम दोज पीपल हु आर हॉस्टाइल। आपके किसी जेस्चर से आपने दो तरह की गुफ्तगू की है, या आपने कहा है कि जी मैं इंतज़ार करते करते थक गया हूँ, आर्मी चीफ मुझसे बात ही नहीं करते, फिर आपने कहा मैं ख़त लिखूँगा, आपने ख़त भी लिखा। आप पता नहीं किस इंतज़ार में हैं। जो मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है, उनका ख्याल ये था कि मेरे जेल में आने के बाद ज़रा आप वापस जाइए, जब वो जेल में नहीं थे, जाने वाले थे जेल में, ये रेड लाइन है, खून की नदियाँ बह जाएंगी, भूचाल आ जाएंगे। मेरे बयान तो नहीं है ना, आपको पता नहीं किन के हैं ये राज देख छुपे हुए हैं। वेयर इज़ मुराद सईद, वेयर इज़ शहजाद रफीदी, वेयर इज़ हमाद असद एंड वेयर इज़ शेख रशीद। He should not rely on those hollow slogans at that time. अभी भी उसकी पार्टी में पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, he should bring them close. शेर अफजल मरवत, अली अमीन गंडापुर will take him nowhere. अब आप देखें ना, जो काल आई है उसमें फैसल चौधरी साहब पता है क्या कह रहे हैं कि वो बानी पीटीआई ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर भी एक जुलूस लेके निकलेंगे। आप अंदाज़ा कीजिए। तो जब पार्टी के अंदर इतनी वाज़े डिवाइड है, इस वक्त पार्टी में मोर देन 50% वो लोग हैं जो खान साहब से कह रहे हैं कि इस वक्त इस किस्म के डू और डाई एहतजाज की कॉल ना दें। सर आपके कीमती टाइम का ख़त्म करने से पहले मुझे भी शुक्रिया का मौका दें। मुझे गुफ्तगू करके आपसे बहुत मज़ा आया है एंड आई वांट दिस थिंग टू गो ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि सवाल हमारी बहुत मदद कर देते हैं कि हमने सोच के उसका जवाब क्या देना है। जब सवाल इतना अहम और इतना वाइज ना हो तो जवाब देने में बहुत दिक्कत आती है। थैंक यू।